दोस्तों नमस्कार। इस वक्त अगर आप किसी गांव में होते, इसी तरीके से खुले आसमान तले होते, तो यह गोधूली वेला होती जब गाय घर लौटती है। और अगर आप किसी छोटे शहर में होते तो कहते ये शाम का वक्त हो चला है, बच्चे खेलने जाने को तैयार हैं। लेकिन जब आप दिल्ली एनसीआर के इलाके में हैं तो आप कहेंगे शाम तो ढल रही है, अंधेरा हो रहा है, आसमान में धुंधलापन छाया हुआ है और मौसम के भीतर में जो हवा बह रही है वो आपको सांस लेने में कठिनाई पैदा कर रही है। जी, दिल्ली एनसीआर की यह परिस्थितियों की वजह क्या है? क्या वाकई पटाखों की वजह से यह सब कुछ होता है और दीपावली के मौके पर जब पटाखे फूटते हैं तो उससे ही पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है? या वजह कुछ और है? या फिर दिल्ली के भीतर जो लाखों गाड़ियां इस दौर में लगातार सड़कों पर दौड़ती रहती है और त्योहार के वक्त उन गाड़ियों में और इजाफा हो जाता है, उससे निकलने वाला धुआं क्या प्रदूषित अवस्था में दिल्ली को लाकर खड़ा कर देता है? या फिर हम यह कहें कि इस दौर में दिल्ली में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सेंट्रल विस्टा भी तो बन रहा है और कंस्ट्रक्शन का उसके जरिए जो प्रदूषण होता है उसका भी बड़ा योगदान होता है। या फिर हम यह कहें कि जिस तरीके से जितने प्लांट चलते हैं उनमें जो कोयले का उपयोग होता है, यहां पर भी थर्मल पावर जो चलता है दिल्ली में, उसमें भी कोयले का ही इस्तेमाल होता है। चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो नोएडा के इलाके में होगा, गाजियाबाद के इलाके में होगा, फरीदाबाद के इलाके में होगा, वो राज्य अलग जरूर हैं लेकिन वह दिल्ली की सीमा से सटे हुए हैं, तो ऐसे में हवा तो सीमा नहीं देखती है। और क्या फिर इन सब के बीच में हम जिस टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी जिंदगी में सुविधाएं बढ़ रहे हैं, चाहे वो अपने तौर पर एसी हो, चाहे एसी वाली गाड़ी हो, या फिर इस दौर के भीतर में जो भी इस्तेमाल किया जाता है उस इस्तेमाल के साथ कहीं टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट का वो आधुनिक चेहरा तो नहीं है जिसके जरिए ये प्रदूषण हो रहा है? हमें लगता है कि आज तथ्यों को जरा जानने की कोशिश की जाए। राजनीतिक मोड से बाहर निकलिए और इस बात को समझ लीजिए कि सिर्फ पटाखों से जो प्रदूषण होता है वह सिर्फ 5% होता है। बाकी प्रदूषण की वजह अलग अलग है, लेकिन अगर उसको एक कैटेगरी में आप इस्तेमाल करना चाहें तो सरकार के डॉक्यूमेंट्स बतलाते हैं कि 5% फायरवर्क से यानी पटाखों के जरिए, 17% जो पराली का धुआं होता है, जो फसलें जलाई जाती हैं, उस धुएं से दिल्ली पर असर पड़ता है और लगभग 27% गाड़ियों से प्रदूषण होता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रदूषण है वह इंडस्ट्री है, वह पावर प्लांट है, वो अलग अलग जगहों पर चलते उद्योग हैं, कोयले का इस्तेमाल है, उससे निकलने वाला धुआं है। क्या इन चीज़ों पर कोई प्रतिबंध है? और इसका जरिए उस कंस्ट्रक्शन को आपको जोड़ना होगा। वह कंस्ट्रक्शन इसी के दायरे में आता है जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के दायरे में होता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन को अगर आप अलग से देखेंगे तो इसका पॉल्यूशन भी गवर्नमेंट के हिसाब से जो पराली जलाई जाती है उससे ज़्यादा हो जाता है, यानी 17% से ज़्यादा हो जाता है। क्या आपने दिल्ली एनसीआर में किसी भी कंस्ट्रक्शन के वक्त इस बात पे गौर किया है कि यहां पर जो धूल और गर्द उठती है वो धूल और गर्द कम से कम हवा में ना घुले? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देगी। यहां तक कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसका निरीक्षण करने भी प्रधानमंत्री गए थे और गर्व के साथ महसूस हर कोई कर रहा है कि वाकई एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग होगी, लेकिन कितना गर्द उससे निकल रहा है और जो भी धूल के भीतर में उसके कण समाते चले जा रहे हैं वो कितने घातक हो सकते हैं। और इस मौसम में जो मौसम के बदलाव की प्रक्रिया होती है उससे भी दिल्ली बेहद प्रभावित हो जाती है। और सवाल यह है कि इन सब के बीच में जब हम आपसे 3-4 बातों का जिक्र कर रहे हैं, पराली का, बड़े भारी वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का, निर्माण कार्य जो सेंट्रल विस्टा का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, मौसम के बदलाव का, एयर फ्रिज, गाड़ियों का रेला, इन सब का जब जिक्र कर रहे हैं तो उनके भीतर से निकलता क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, ओजोन और नीचे आना शुरू होता है, उसकी परतें और मोटी होने लगती है, आयरन निकलता है, मैग्नीज निकलता है, बेरिलियम निकलता है, निकेल निकलता है। और ये सारी चीज़ें निकलते निकलते आपको एक ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देती है जहां पर इस देश के भीतर में सिर्फ वायु प्रदूषण से मरने वालों की तादाद एक साल में 25 लाख तक है, सिर्फ वायु प्रदूषण से। और भारत दुनिया के टॉप 20 में से 14 शहर तो भारत के ही आते हैं जो प्रदूषण के लिहाज से, लेकिन जिक्र कभी नहीं होता। और हो सकता है हम आने वाले वक्त में भूल जाएं, ठीक उसी तरीके से जैसे आज भी अगर
दूसरी लहर कोविड की तरह से आ जाए तो हमारे अस्पतालों का वही हाल है। कोई ऐसा नहीं है बहुत चीज़ें सुधर गई है। ठीक उसी तरीके से इस प्रदूषण से हम लोग हर बार आमने सामने आकर खड़े होते हैं, क्योंकि सरकार के अपने डाटा बतलाते हैं कि जो बीमारियां जिस रूप में हो रही हैं उसमें ओजोन परत धरती के और करीब आ रही है। और करीब आने का मतलब यानी 30-35 किलोमीटर इसको ज़मीन से ऊपर होना चाहिए जो ओजोन की परत होती है, लेकिन जब ये धरती के नज़दीक आती है तो ये जहरीले और नुकीले तरीके से हो जाती है, जो एक लिहाज से पेड़ पौधों को बीध देती है, जो सुराख कर देती है जानवरों में भी, और जो सब्जियां आप खरीदते हैं ना उसमें भी इसमें सुराख पाई जाती है। और इसमें आदमी के ऊपर जो असर पड़ता है वो खांसी से शुरुआत होती है। खांसी होगी, उसके बाद ब्रोंकाइटिस होगा और उसके बाद अस्थमा में आप तब्दील हो जाएंगे। एम्स की अपनी रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के भीतर और एनसीआर के इलाके में जो प्रदूषण पिछले 10 बरस के भीतर डेवलप हुआ है उसमें अस्थमा से मरीजों की संख्या में लगभग 52% का इजाफा हो गया इसी दौर में। और इन परिस्थितियों से जूझने के सबसे बड़े शिकार या तो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं। अब यहां पर एक दूसरा सवाल होता है कि अगर यह जो हम लोग उपयोग करते हैं, आधुनिक जिंदगी को जी रहे हैं, तो टॉयलेट में यूज़ जो करते हैं साबुन, या फिर जो होम क्लीनर होता है, या फिर बर्तन धोने का जो साबुन होता है, नहाने का साबुन होता है, इसमें से दरअसल वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं। यह ओजोन बनाने वाले उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं और ओजोन धीरे धीरे नीचे आना शुरू करता है। लेकिन और सामान्य और सरल भाषा में समझिए, डीजल का उपयोग जहां जिस रूप में होता है, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, एसी गाड़ियों के भीतर से निकलने वाला धुआं है, जो इमारतों का निर्माण कार्य हो रहा है दिल्ली के भीतर में, और इन सब के बीच जो ईंट भट्टे दिल्ली के चारों तरफ जो चलते हैं अलग अलग जगहों पर, और उसके साथ जब पराली जुड़ जाती है, ये सारी परिस्थितियां 90% प्रदूषण को पैदा करती है। पटाखों का जिक्र तो हमने कहीं नहीं किया। पटाखों के जरिए सत्ता और प्रशासन अपनी नाउम्मीदी और अपनी बेकारी को छुपाता है जहां पर वो कोई काम कर नहीं पाता है। दिल्ली दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा शहर होगा जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है ये सबसे कमजोर है। ऐसी स्थिति में हर कोई गाड़ी ही निकालेगा। लगभग 85 से 95 लाख के भीतर में गाड़ियां दिल्ली में अलग अलग वक्त सड़कों पर रेंगती रहती है। दिल्ली में त्योहारों के मौसम में नई गाड़ियां जो सड़क पर आती हैं, इनकी संख्या तकरीबन 2000 होती है, जो इस बार भी है। सामान्य दिनों में लगभग 1400 नई गाड़ियां हर दिन सड़क पर लगातार आ रही है। यानी इतनी गाड़ियों का रेला। और जो कंस्ट्रक्शन का काम है, इस दौर में यह भी बता दें कि कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ गया। जब ये पूरा लॉकडाउन की परिस्थिति थी, लोग घरों में थे, तो लोगों ने अपने घरों में ऑफिस बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की, उसमें जितनी भी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी है, वाइट वॉश से जुड़ी कंपनियां हैं, या कंस्ट्रक्शन लेबर की जो परिस्थिति शहरों में घरों को ठीक करने वाली है, उसमें 27% का इजाफा सिर्फ दिल्ली में हुआ है। एनसीआर का हिस्सा छोड़ दीजिए, जिसमें कुछ गाजियाबाद का हिस्सा आता है, कुछ नोएडा का हिस्सा आता है, कुछ फरीदाबाद का हिस्सा आता है, कुछ गुड़गांव का हिस्सा आता है। लेकिन जब इन चारों परिस्थितियों को जोड़ दीजिएगा, नहीं एनसीआर के इलाके को भी घेरिए, क्योंकि सीमा तो प्रशासन देखता होगा, हवा और आसमान तले कोई सीमा कहां नापी जाती है। तो उस दायरे में आते ही दरअसल यह प्रदूषण बढ़ते बढ़ते 48% तक हो जाता है। क्या हमने कोई व्यवस्था की है? मेट्रो हमारे यहां से चलती है, लेकिन मेट्रो तक पहुंचने के लिए भी हमारे यहां कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। लोग अपनी गाड़ियों से जाएंगे और उसको मेट्रो स्टेशन पे खड़ा करेंगे। वहां पर भी स्पेस बड़ा लिमिटेड है, कोई बड़ा स्पेस वहां पर आपको दिखाई नहीं देगा। यानी ऐसी कोई व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव रोड पे और गवर्नमेंट के रूट के हिसाब से, जो उसका अपना मैप रूट होता है कि यहां पर प्रदूषण हमको कम करना है, तो ये एक लिहाज से असफलता होती है। और डेवलपमेंट इस बात की इजाजत देता है कि प्रदूषण से बचाने के लिए अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो हम आपको टेक्नोलॉजी बेचेंगे, हम आपके पास अलग अलग साधन लेकर आएंगे, हम आपको बेचेंगे एंटी पॉल्यूशन मास्क, हम आपको देंगे एंटी प्यूरिफाइंग मशीन, हम आपको देंगे डिजिटल मॉनिटर जो कि हवा की गुणवत्ता को भी नापेगा, और हम आपको देंगे कार एयर प्यूरिफायर भी। ये सारी चीज़ें बेचने का मार्केट आपके जहन में एक चीज़ और होना चाहिए।
दरअसल प्रदूषण दिल्ली में बढ़ रहा है और इसका बाजार बढ़ रहा है। भारत के भीतर में प्रदूषित शहरों की संख्या बढ़ रही है, इसका बाजार बढ़ रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे डायसन के जो प्यूरिफायर होते हैं ये ब्रिटिश कंपनी है, जो शार्प है वो जापानीज कंपनी है, भारत के भीतर फिलिप्स भी बनाने लगा है। लेकिन इन सारी स्थितियों में जब आप देखेंगे तो सिर्फ एयर प्यूरिफायर का जो मार्केट है आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं पूरे देश के भीतर में लगभग 640 करोड़ का है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन कंपनियों से जब आप बातचीत कीजिएगा तो वो बताते हैं कि दरअसल ये मार्केट तो भारत में अभी रॉ पड़ा हुआ है और यहां प्रदूषण पूरे तरीके से और छा जाएगा आने वाले वक्त में। तो इन्होंने आने वाले वक्त में 5 साल का जो टारगेट दिया है कि 2021 में अगर यह 640 करोड़ है तो लगभग ये बढ़कर 2027 तक 4300 करोड़ हो जाएगा। कितने गुना कीजिएगा, यानी इस दौर में लोगों को सिर्फ एयर प्यूरिफायर पे जिंदा रहना पड़ेगा क्या? क्योंकि आप गमलों में लगा सकते हैं पौधों को, लेकिन इस दौर में जंगल जबरदस्त तरीके से काटे जा रहे हैं। हमको हीरा चाहिए तो हम मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जंगल को नष्ट करने को तैयार हैं। हमको अपने तौर पर पुल बनाना है तो हम ध्वस्त कर देंगे, हम काट डालेंगे पेड़ों को। हमने जो कॉमनवेल्थ गेम के समय पेड़ लगाए थे दिल्ली में उसको ध्वस्त कर देंगे, हम सेंट्रल विस्टा बनाने वाले हैं। हम वृक्षों पर ध्यान नहीं देंगे, हम प्रकृति के नज़दीक जरूर हैं। लेकिन फिर से एक क्षण के लिए याद कीजिए, जब लॉकडाउन की परिस्थिति थी, गंगा का पानी साफ हो गया था, यमुना में पारदर्शी परिस्थिति आ गई थी। लग ऐसा रहा था जैसे प्रकृति सांस ले रही है। सुबह उठते थे तो चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती थी और उस वक्त भी नवंबर का महीना आया था। ऐसा नहीं है कि पिछले साल नवंबर का महीना गायब हो गया था जैसे आज है, लेकिन उस दौर में लोग घरों में थे, उस टेक्नोलॉजी, उस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे जो इस्तेमाल अगर वो करने बाहर आते तो उन्हें कोविड हो जाता। इस दौर में डर खत्म हुआ, परिस्थिति फिर से उसी विकट स्थिति में लाकर खड़ी कर दी गई। आप कहेंगे ऐसी स्थिति तो दुनिया भर में होनी चाहिए, यकीनन है। मैक्सिको एक ऐसा शहर है जहां पर पावर प्लांट बंद करना पड़ गया और कर दिया गया यह कहकर कि कोयले से पावर प्लांट नहीं चलेगा। जो थर्मल पावर प्लांट वहां पर था, वहां पर नए तरीके से जिंदगी जीने की परिस्थितियों के साथ पूरा का पूरा वो सिस्टम को लाया गया जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ था। हमारे यहाँ हर घर में 3-4 गाड़ियाँ दिल्ली और एनसीआर में नज़र आ जाएगी आपको, लेकिन उससे निकलने के बाद उसकी शीशे को चढ़ा लिया जाता है और शीशे को चढ़ाने के साथ कार के भीतर भी एयर प्यूरिफायर लगा दिया जाता है। लेकिन आप कार से घूमने तो नहीं निकले हैं। तो जरा कल्पना कीजिए, अगर एवरेज निकालिएगा तो 90 लाख गाड़ियाँ दिल्ली की सड़कों पर अगर दौड़ रही है, और इस दौर में त्यौहार के मौसम में यही वो आंकड़ा है जो दौड़ रही थी, और हर दिन 20,000 गाड़ियां लगातार अक्टूबर के महीने में आती चली जा रही थी, जो नई गाड़ियां लगातार आ रही थी। कि हालांकि इस दौर में गाड़ियों का प्रोडक्शन कम है, कम गाड़ियां फिर भी, लेकिन आने वाले वक्त में गाड़ियों वालों से पूछेंगे जो उस कंपनी को चलाते हैं, उनका कहना है दिल्ली एनसीआर में ही हमारी गाड़ियां जो है आने वाले वक्त में तकरीबन हर दिन लगभग 3,000 से ज़्यादा गाड़ियां सड़क पर उतरेंगी जब प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा, जो धीरे धीरे हम उस परिस्थिति में आ रहे हैं। देखिए, बहुत वक्त हुआ नहीं है, हल्की हल्का अंधेरा छाने लगा है। ये शाम का ही वक्त है, गाय घर लौट चुकी है, बच्चे अभी खेल रहे हैं छोटे शहरों में, लेकिन दिल्ली में शाम ढलने की शुरुआत हो चली है और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगेगा। लेकिन इन सब के बीच एक बात हमेशा जहन में रखिए, पटाखों को लेकर जो दिल्ली सरकार का शोर है वो सिर्फ 5% ही प्रदूषण और इस धुंध को फैलाता है। पराली से 17% का असर पड़ता है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था करने की स्थिति में 2 राज्यों में 2 अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें ही ना हो, बल्कि एक ही राजनीतिक दल की सत्ता और सरकार हो तो भी सहमति नहीं हो पाती है, क्योंकि हमने अल्टरनेटिव सोचा ही नहीं है। हमने तो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कुछ नहीं सोचा, हमने अल्टरनेटिव एनर्जी के एस्पेक्ट के उन स्थितियों को नहीं टोटला। मंत्रालय बना दिया गया, लेकिन सोचा नहीं उन मंत्रालयों के प्रचार प्रसार पर, और लाल किले के प्राचीर से और पार्लियामेंट और विधानसभा के भीतर हमने भाषण खूब दिए हैं। आपको जानकर हैरत होगी, बीते 5 बरस में विधानसभा, दिल्ली विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो या लाल किले के प्राचीर से जिक्र हो या रैलियों में जिक्र हो, इस प्रदूषण को लेकर और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर और अल्टरनेटिव प्रोसेस को लेकर जो भाषणों का जिक्र हुआ है वो तकरीबन 85 बार हो चला है। लेकिन असर क्या पड़ा है? वही परिस्थिति में पूरा देश खड़ा है और वही स्थितियों को जी रहा है। हमने सोचा कि सरकार ने इस पे क्या काम किया है, जरा इन परिस्थिति को इसलिए समझने की जरूरत,
क्योंकि हर कोई जान रहा है, देखिए हमारा गला भी हल्का हल्का सूखने लगा, क्योंकि जो हवा अंदर जा रही है वो गले को चोक कर देती है। लेकिन हमें लगा खुले आसमान तले आपके साथ संवाद बनाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सरकार की अपनी जो परिस्थिति बतलाती है कि जो कार से सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन जो निकलता है और जो ओजोन की परत को सीधे और ज़्यादा मोटा कर रहा है, उसकी रफ्तार दिल्ली जैसी जगह पर दुनिया में मैक्सिमम है। दिल्ली यूं ही प्रदूषित नहीं है। अगर आपने ऐसी व्यवस्था सिस्टम को डेवलप किया होता जो वाकई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा होता, कम वाहनों को निकालने की परिस्थिति में होती, तो आपको असर किस पे पड़ता? आपको डीजल पेट्रोल उतना बेचना नहीं पड़ता, आपको एक्साइज का घाटा होने लगता। आप अगर सिस्टम बना देते हैं तो इस सरकार के पास या इस देश की सरकारों के पास कोई विजन ही नहीं बचता है कि वह अपनी कमाई कैसे करें। तो एक तरफ आप बीमार करते चले जाइए, दूसरी तरफ अस्पतालों में भीड़ बढ़ती चली जाएगी। उस अस्पतालों की भीड़ के लिए और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप दुनिया में यूनाइटेड नेशन से गुहार लगाते हैं, वर्ल्ड बैंक से गुहार लगाते हैं, WHO से गुहार लगाते हैं। उनके जरिए जो फंडिंग होती है, उस फंडिंग का भी पूरा उपयोग हिंदुस्तान के अस्पतालों में नहीं हो पाता है, क्योंकि 2015-16 का जो आंकड़ा बताता है और उससे पहले 2006-07 का जो आंकड़ा बताता है, अस्पतालों में आपके सामने कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आएगा। और जब आप 2020-21 में खड़े हैं तो कोरोना काल के बाद तो अस्पतालों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। अगर इन परिस्थितियों में हमारे पास सिवाय इसके कि दुनिया के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बाद जाकर यह कहना है, G20 की बैठक में यह कहना है कि जो रईस देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो विकासशील और गरीब देशों की मदद नहीं कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं मदद करने के लिए, वो पैसा पूरा बजट हमको दे नहीं पा रहे हैं, और हम अपने तौर पर अपने तरीके से जिंदगी को और ज़्यादा दूषित प्रदूषित परिस्थितियों में लाकर खड़ा करते चले जाएंगे। बड़ा मुश्किल सवाल है ये। आखिरी सवाल यही है। सवाल इस प्रदूषण को दूर करने का जैसे ही होगा, वैसे ही आपको अल्टरनेटिव सोच डेवलप करनी होगी। यह सोच टेक्नोलॉजी से जुड़ी होगी, यह सोच डेवलपमेंट की उस प्रक्रिया से जुड़ी होगी जो कंस्ट्रक्शन को कम से कम स्पेस दे। यह सोच सिर्फ पानी पटाने से नहीं होगा, बल्कि दिल्ली के भीतर को किस तरह ग्रीनरी से डेवलप करना है और जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको न्यूनतम स्तर पे ले आना है, तब चीज़ें डेवलप होंगी। और जो पराली का जिक्र है, उस पराली को लेकर दिल्ली सरकार ने ऑप्शंस जरूर दिए, लेकिन आज की तारीख में भी बीते 5 बरस के जो डाटा है वही आकर खड़े हो जाते हैं। और आखिरी बात, जो बाहर से हवा आती है उसके लिए अरावली रेंज यहाँ पर आती थी। अरावली रेंज के मातहत इस देश में उसको भी खत्म कर दिया गया। गुड़गांव के इलाकों में जमीन बिक गई, खनन शुरू हो गया, अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा शुरू हो गया। लोग बड़े बड़े वहां पर रिसोर्ट बनाने लगे, अपने अपने फार्म हाउस बनाने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उंगली जरूर उठाई है, लेकिन अगर आप पहाड़ों को ही खत्म कर देंगे कि हमें एक शानदार प्राकृतिक छांव में रहना है, तो जब प्रकृति अपना कहर दिखलाती है तो वो कहर जिंदगी की त्रासदी में बदल जाता है। और शायद मौजूदा वक्त में परिस्थितियां इस देश के साथ यही हो चली है कि गांवों में अभी शाम होगी, शहरों में शाम ढलती हुई नजर आ रही होगी, लेकिन ये वक्त जब हम आपके साथ संवाद कर रहे हैं तो देखिए दिल्ली NCR के इलाके में अंधेरा शुरू हो चला है। साफ चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है। बचना होगा इससे, अन्यथा मुश्किल में समूची प्रकृति से आप अपने पैसों से नहीं लड़ सकते हैं, ये सोचकर नहीं लड़ सकते हैं। तो हमने घर के भीतर प्यूरीफायर लगा दिया है, कार में भी प्यूरीफायर है। आपको सड़क पर उतरना होगा, खुले आसमान तले आना ही होगा। तो जरा कल्पना कीजिए, जो दिल्ली और उसके अगल बगल जितने स्टेडियम हैं, जो बच्चे खेलने आते हैं, सुबह दिल्ली के और NCR के भीतर में लोगों का टहलना बंद हो गया है। स्वास्थ्य पे ही असर पड़ेगा। ऐसी मौत देश के भीतर में मरते हुए देश के साथ ना हो जाए, इसको लेकर चिंता व्यक्त सबको करनी चाहिए। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक सत्ता की पहली प्राथमिकता कम से कम प्रकृति को बचाने की होनी चाहिए और स्वच्छ हवा देने की होनी चाहिए। और उस स्वच्छता के साथ स्वच्छता का नारा लगाने से नहीं होगा, बल्कि प्रकृति को सुंदर बनाते हुए साफ हवा कम से कम बह पाए, ये तो एक बेसिक और न्यूनतम जरूरत है। वह भी अगर ना दे पाए तो फिर देश के भीतर में इसका मतलब है ये लूट नहीं है, ये नासमझी की हद है। और इसी से 2-2-4 अगर इस देश के नागरिकों को होना है तो समझदार लोगों की जरूरत हर जगह पर पड़ेगी।
चुनाव में कम से कम कोई तो अपनी मैनिफेस्टो में लिखे आने वाले 5 बरस में हम दिल्ली की आबो हवा ठीक करने की दिशा में ये काम करेंगे। सरकार तो लिखे हम ये पूरे देश के भीतर में करेंगे, क्योंकि दुनिया के 100 शहरों में से भारत के अगर 53 शहर ऐसे हैं जो प्रदूषण के रेंज में आते हैं टॉप में, और टॉप 20 में अगर 14 आते हैं, तो ये परिकल्पना के बाहर है कि भारत के भीतर हम प्रकृति को अपने योगा से जोड़ें और प्रकृति को जीवन से जोड़ें और गमलों का जीवन जीना शुरू कर दें। मुश्किल है, लेकिन सोचना शुरू कीजिए। और पटाखों की बात, महज 5% प्रदूषण पटाखों से होता है, बाकी सिस्टम ने पैदा किया है, डेवलपमेंट के नाम पर किया है, विकसित और चकाचौंध चाहने की इच्छा के साथ किया है, और एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए खुद को स्वावलंबी और चकाचौंध की चादर में लपेट कर किया है। आने वाले वक्त में 7 कल्याण मार्ग, जहां पर मोर और मोरनी की आवाज़ सुनाई देती है, हो सकता है चंद वर्षों में वह भी ना सुनाई दे। 7 कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री का घर है, बेहद हरा भरा है। लुटियंस की दिल्ली से गायब हो रहे हैं पक्षी, वहां से पता नहीं कब मोर भी उड़कर चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।